हेलो बच्चों, पूजा गुप्ता यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यह चैनल क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ठीक है, यहाँ जीव विज्ञान पढ़ाया जा रहा है बच्चों। हम लोग का पार्ट 2 श्वसन शुरू हो गया है। ठीक है, जिसमें 2 टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। श्वसन के बारे में और श्वसन की अवस्था ये पढ़ा दिया गया है। इसका वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट पे। ठीक है, आज हम लोग पौधों में श्वसन पढ़ेंगे। ठीक है, और पौधे में श्वसन किस प्रकार होता है, और इसके बाद जंतुओं में श्वसन पढ़ेंगे। ठीक है, जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है, और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, लेकिन आज हम लोग को ये पढ़ना है बेसिकली। तो आइए शुरू करते हैं पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन बच्चों, श्वसन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि श्वसन क्या है। एक जैव रासायनिक क्रिया है। सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और यह ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? श्वसन की क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो बच्चों पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन के द्वारा सांस लेते हैं। ये भी ऑक्सीजन लेते हैं श्वास के रूप में। जी हाँ, आपने सुना होगा कि गांव में अक्सर कहा जाता है कि किसी को भी रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो यही कारण है क्योंकि न रात्रि के समय पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं, और श्वसन के रूप में उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो निकालते हैं। तो मनुष्य यदि पेड़ पौधों के नीचे यदि सोएगा, तो क्योंकि मनुष्य को भी श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे सोने से दम घुटने लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसी कारण हमें पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम जाने कि पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं। तो पौधों में श्वसन की जो क्रिया होती है विसरण विधि द्वारा होता है। अब ये विसरण क्या है? तो आप देखे होंगे कि यदि हम किसी कमरे में कोई अगर बत्ती जला देते हैं तो उसकी खुशबू क्या होती है? उस पूरे कमरे में फैल जाती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे वायुमंडल जो है में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, और हमारे आसपास चारों बगल क्या है? वायु है, उपस्थित है। तो उस कमरे में जो वायु उपस्थित होता है, उस अगरबत्ती के जो कण होते हैं उस वायु में क्या होते हैं? घुल जाते हैं और पूरे रूम में फैल जाते हैं। इसी घटना को ही हम लोग कहते हैं विसरण। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर समांगी मिश्रण के द्वारा फैल जाते हैं। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों में भी विसरण क्रिया के द्वारा ही श्वसन होती है। तो देखिए, पेड़ पौधों में जो श्वसन होता है ना, उसके अलग अलग भागों द्वारा होता है। जैसे पत्तियों के द्वारा भी होता है, उनके तनों के द्वारा भी होता है, और जड़ के द्वारा भी श्वसन की क्रिया होती है। तो हम जानेंगे कि पत्तियों के किस माध्यम से वे श्वसन की क्रिया करते हैं। तो ये देखिए, ये पत्तियां हैं, और इसके अंदर ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? रंध्र है। मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। इसी स्टोमाटा के माध्यम से पेड़ पौधे क्या करते थे? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते थे। तो यही माध्यम है, ये जो बीच का जो दिख रहा है ना, स्टोमाटा है, छिद्र है। ठीक है, इसी छिद्र के द्वारा ये ऑक्सीजन को भी अवशोषित करते हैं, विसरण को अवशोषित करते हैं। और ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये द्वार कोशिकाएं हैं। जब इन्हें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तो ये रंध्र, ये द्वार कोशिकाएं खुल जाती हैं।
ठीक है। जब आवश्यकता नहीं होती है तो ये द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती हैं। ठीक है। इनको इंग्लिश में गार्ड सेल भी कहा जाता है। इसी के द्वारा ये बंद होती हैं और खुलती हैं। ठीक है। और ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिका एपिडर्मल कोशिका से बनी होती है। ठीक है। और ये छिद्र क्या कहलाता है? रंध्र छिद्र। तो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र छिद्र या स्टोमाटा कहा जाता है। तो इसी पत्तियों के द्वारा भी यह श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को लेती हैं और इसी माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। ठीक है। जिसको मनुष्य क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? छोड़ता है। तो पत्तियां इसे अवशोषित करती हैं प्रकाश संश्लेषण में और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? मनुष्य ग्रहण करते हैं। तो ये तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। लेकिन जब श्वसन की क्रिया होती है तो मनुष्य और पेड़ पौधों में भी समान रूप से श्वसन की क्रिया होती है। ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किया जाता है। तो ये तो हुई पत्तियों के द्वारा पेड़ पौधे कैसे श्वसन की क्रिया करते हैं। अब आइए देखते हैं कि तनों के द्वारा पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो बच्चों, पौधों की जो ऊपर की जो कवर होती है, जिसे हम लोग छाल कहते हैं, ठीक है, उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग वात रंध्र कहते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो पत्तियों में जो छिद्र होता है ना, उसको हम लोग रंध्र कहते हैं, रंध्र छिद्र। लेकिन जो पेड़ पौधों के तनों में जो छिद्र होता है छोटे छोटे, उसे वात रंध्र कहते हैं। इसके द्वारा भी पेड़ पौधे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। तो इसके द्वारा भी श्वसन की क्रिया होती है, पेड़ पौधों की तनों के द्वारा भी और इनके जड़ों के द्वारा भी श्वसन की क्रिया होती है। जड़ के द्वारा, ये जड़ जो होता है ना, उसमें बहुत महीन महीन धागेनुमा ऐसी रचना निकली रहती है। ठीक है। ऐसे ऐसे महीन महीन छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जिसको हम लोग मूल रोम कहते हैं। और इसी मूल रोम के द्वारा पौधे क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है। मूल रोम कहते हैं इस छोटे छोटे धागेनुमा रचना को। और इसकी ये जो धागेनुमा मूल रोम है वो भी एपिडर्मल कोशिकाओं का ही बना होता है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पेड़ पौधे जो हैं वो श्वसन की क्रिया पत्तियों के द्वारा भी, तनों के द्वारा भी और जड़ के द्वारा भी करते हैं। तो आइए एक बार हम लोग समझ लें कि पौधों में श्वसन विसरण विधि द्वारा होता है। क्योंकि पत्तियों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र या रंध्र होते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं। ये छिद्र बंद और खुल सकते हैं। जी हाँ, ये बंद और खुल सकते हैं। जब हम लोग जल इसमें डालते हैं ना, तो जल क्या करता है? जब जल इसके अंदर इस रंध्र के द्वारा प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं। तो जब ये फूल जाती हैं तो क्या होती हैं? इसके रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब जल का निष्कासन हो जाता है, यानी जल इसमें नहीं होता है, तो ये सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती हैं और उस समय ये द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं? बंद हो जाती हैं। ठीक है। जिनका नियंत्रण द्वार कोशिकाओं यानी गार्ड सेल, और इस द्वार कोशिका को गार्ड सेल कहते हैं, इन्हीं रंध्रों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु पत्तियों के भीतर विसरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश भी करती हैं और ऑक्सीजन बाहर भी निकलता है। ये तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है। लेकिन जो श्वसन की जो क्रिया में है, ये ऑक्सीजन भी इसी के द्वारा क्या होती है? ग्रहण होती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है पत्तियों के द्वारा। समझ में आया? यह प्रक्रिया केवल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति अर्थात दिन के समय होता है। कौन सी प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है। लेकिन श्वसन की क्रिया जो होती है वो रात्रि के समय होती है। लिख देती हूँ मैं, श्वसन की क्रिया रात्रि के समय होती है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में होती है।
इसलिए वो दिन के समय होती है और श्वसन की क्रिया रात्रि के समय होती है पेड़ पौधों में। ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है ये जानें। तो देखिए, जीव जंतु आप पढ़े होंगे 9th क्लास में जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में कि कुछ जंतु एक कोशिकीय भी होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय के बारे में मैंने जैव प्रक्रम में आपको बताया था, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे जीव क्या थे, एक कोशिकीय थे। तो बच्चों, एक कोशिकीय जंतु में न किसी भी क्रिया के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, यानी उस एक कोशिका के द्वारा ही सारे क्रियाएं, पोषण की क्रिया से लेकर श्वसन की क्रिया, सारी क्रिया उस एक कोशिका के अंदर ही होता है। ठीक है। तो एक कोशिकीय जीवों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। इन सभी जीवों में भी विसरण की क्रिया होती है, लेकिन ये जो है ना कोशिका झिल्ली, आपने अमीबा को देखा होगा, मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाती हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये है अमीबा। अमीबा दिख रहा है आपको? ठीक है, ये एक कोशिकीय जंतु है ये दोनों। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो अमीबा की जो ये बाहरी परत है, ये एक झिल्ली के द्वारा, महीन पतली झिल्ली होती है, उसके द्वारा ये घिरा होता है, ढका होता है। इसी झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी कोशिका झिल्ली के द्वारा विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन प्रवेश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यानी अमीबा में जो श्वसन की क्रिया होती है वो विसरण के द्वारा कोशिका झिल्ली के माध्यम से होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एग्जाम्पल में अमीबा और पैरामीशियम हो गया। पैरामीशियम में भी ये इसकी जो बाहरी परत होती है, बाहरी सतह, वो भी कोशिका झिल्ली से ढकी होती है और इसमें भी विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन इसके अंदर प्रवेश करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो विसरण की क्रिया द्वारा पैरामीशियम में भी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये था तो एक कोशिकीय जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। आइए हम उच्च श्रेणी जंतुओं या बहुकोशिकीय जीवों के बारे में जान लेते हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। उच्च श्रेणी बोलिए या बहुकोशिकीय जीव, जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने जीव होते हैं ना, उन्हें हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे आगे आपका हाइड्रा भी क्या है, एक बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है। और बहुत सारे जीव जंतु आ गए, जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं, ठीक है, या पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं, वो सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो उनमें श्वसन की क्रिया के लिए भी अलग अलग अंग बनाया गया है। ठीक है। तो देखिए, कुछ जंतु में श्वास नली होती है श्वसन की क्रिया के लिए, जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। कुछ में गिल्स होता है, जैसे आपने मछली में देखा होगा ना, गिल्स, गलफड़, वो गिल्स के द्वारा भी श्वसन की क्रिया करते हैं। और फेफड़े द्वारा भी श्वसन की क्रिया करते हैं। मनुष्य, एग्जाम्पल में मनुष्य को ले लीजिए। जो हम लोग हैं ये हम लोग उच्च श्रेणी के जंतु हैं। ठीक है। और हमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो हमारे फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है। तो एक एक करके जानते हैं कि श्वास नली यानी ट्रैकिया के माध्यम से कौन से जीव जंतु श्वसन करते हैं। तो ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे टिड्डा तथा तिलचट्टा में होता है। यह शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं, जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र छिद्रों के द्वारा खुलती हैं। ये जो श्वास नली या ट्रैकिया जो है, ये किस में होता है, छोटे छोटे कीटों में, टिड्डा में, तिलचट्टा में, ठीक है, मच्छर में, ये सब क्या है, श्वसन की क्रिया श्वास नली या ट्रैकिया के द्वारा होता है। तो देखिए, ये जो ट्रैकिया है ये क्या है, यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा है ना कीट, इसके शरीर के ऊपर आप देख रहे होंगे एक खंदा खंदा सा ये बना हुआ है। ठीक है। ये क्या है, इस ट्रैकिया कहलाता है। ठीक है।
यह इसका एक भाग जो होता है इसके शरीर के अंदर ऊतकों के संपर्क में होता है, ठीक है। और इसकी जो बाहरी जो परत होती है वो सीधा वायु के संपर्क में होती है, ठीक है। शरीर के सतह पे होती है छिद्र, और इसी छिद्र के द्वारा ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, और ऑक्सीजन के ग्रहण करके विसरण के द्वारा सीधा इनके ऊतकों में ऑक्सीजन ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये श्वसन की क्रिया अपने ट्रैकिया यानी श्वास नली के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो ये अधिकतर कीटों में होता है, ट्रैकिया के माध्यम से ये सांस श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग गिल्स के बारे में जानते हैं कि गिल्स यह एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो विशेषकर मछलियों में पाया जाता है। इसकी सहायता से मछलियां जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करती हैं। आप मछली को तो जानते ही होंगे, देखे ही होंगे। तो मछली भी गिल्स के द्वारा उनकी आँख के जस्ट नीचे बड़ा बड़ा सा आपको दो थे दिखाई देता होगा, जैसे ये देख लीजिए यहाँ पे जस्ट इसके आँख के नीचे ये इतना बड़ा सा कान की तरह दिखाई देता है, लेकिन वो कान है नहीं, वो है गलफड़, इसको गिल्स कहते हैं। इसी के द्वारा इसके अंदर एक थैलीनुमा रचना होती है, ठीक है, उसी को गिल्स कहते हैं। ये इसको प्रोटेक्ट करता है, ये इसके बाहरी जो लेयर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। गिल्स तो अंदर रहता है इसके। तो देखिए वायुमंडल में ना ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन जो जल में जो जलीय जंतु हैं उनको ऑक्सीजन उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है, क्योंकि जल में बहुत कम ऑक्सीजन घुला होता है। तो वो गिल्स के द्वारा ही जल को अवशोषित करके और वह ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप मतलब सोख लेते हैं और उसको जल को बाहर निकाल देते हैं बुलबुले के रूप में। आपने देखा होगा कि मछलियाँ बुलबुले अपने मुंह से छोड़ती हैं, ठीक है। तो ये जल में जितने भी घुले ऑक्सीजन हैं उनको सोख कर और बाकी वेस्ट जल को बाहर निकाल देती हैं। तो ये गिल्स के द्वारा ही करती हैं। तो देखिए मछलियों के साथ साथ झींगे में भी गिल्स होता है, और थे वो देखे होंगे आप लोग, वैसे झींगा में भी होता है, ठीक है। तो गिल्स के द्वारा मछलियाँ क्या करती हैं, श्वसन की क्रिया करती हैं। अब आया फेफड़ा। फेफड़ा उपसंग वर्टिब्रेटा। ये वर्टिब्रेटा क्या है, देखिए बच्चों कि वैसे जीव जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, हमारे शरीर में भी क्या है, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, जिसे हम लोग मेरुदंड कहते हैं। तो वैसे जीव जंतु को ही वर्टिब्रेटा कहा जाता है, और ये उच्च वर्गीय प्राणी होते हैं। और इन प्राणियों में क्या होता है, श्वसन की जो क्रिया होती है वो फेफड़ों के माध्यम से होता है। जैसे एविज हो गया, पक्षी हो गया, जो पक्षी को एविज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पक्षियों में भी वर्टिब्रेटा पाया जाता है, वो भी उच्च वर्गीय जंतु हैं, और हम मनुष्य भी हो गए, ठीक है। तो ये दोनों जीव किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा से। आपको बता दें कि एक होता है एम्फीबियंस, ठीक है, जैसे मेढक, ठीक है। मेढक जो है ना वो फेफड़ा, त्वचा तथा गिल्स तीनों के माध्यम से श्वसन की क्रिया करता है। जब वो पानी के यानी जल के अंदर होता है तब वो गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। जब वो भूमि पर रहता है, ज़मीन पर रहता है, तो वो फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। और जब वो मिट्टी के अंदर रहता है तो वो अपनी त्वचा से श्वसन की क्रिया करता है, ठीक है। तो वो मात्र एक ऐसा जानवर है जो तीनों यानी गिल्स से भी और त्वचा से भी और फेफड़े से भी श्वसन की क्रिया करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे कि मनुष्य में जो श्वसन अंग हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे मनुष्य में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो कल का वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा इस पाठ का, ठीक है। तो उसके बाद आपको इसी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं
सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस प्रकार हमारा सेकेंड पार्ट भी समाप्त हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।